नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, उनके बारे में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब रिपीट्स हिमसेल्फ, और वो उनका जो क्रिटिसिज्म है वो भी शायद पुराना हो गया, कोई नई चीज़ नहीं आती। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अब कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा कोई ना कोई नई बात कही जाए। अब जो बातें उन्होंने वैसे की थोड़ी सी पर्सनल है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिसकी रेलिवेंस है, मैं चाहता हूँ कि ये क्लिप जो उन्होंने कहा केयर टेकर सेटअप के हवाले से इमरान खान साहब के खदशात क्या हैं, ज़रा ये सुनिए। आप देख रहे हैं इनकी जो हरकतें हैं, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट मुकमका हो रहा है उसके ऊपर, ताकि मिल मिला के अंपायर साथ मिला के मैच खेले जाएं। सेठी साहब, आपने एक क्लिप सुना, ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जो इंटरिम सेटअप बनेगा उसके ऊपर मुकमुका हो जाएगा, ऑब्वियसली बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी, और अंपायर जो है वो कहते हैं जी अंपायर को साथ में आए। तो अंपायर तो इलेक्शंस के अंदर अगर देखा जाए तो दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अंपायर होंगे ना। तो वो कहते हैं वो उनको साथ में ला लेंगे और को मुकमुका कर लेंगे। और इसके साथ मैं जरा जोड़ दूं कि अक्सर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं, उनको क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी जब हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि जरदारी साहब के होते हुए इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकते। तो दिस सीम्स लाइक अ वैलिड क्रिटिसिज्म कि एक बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट उनकी है, केयर टेकर भी उनका मर्जी का होगा, तो कैसे इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे? बात यह है कि अगर ये 4 साल पहले कहते तो शायद इसमें वजन होता, मगर अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है, 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि जिसके तहत अब सारी इलेक्शंस कंडक्ट होंगी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स लगेंगे। अच्छा, उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो केयर टेकर अरेंजमेंट होगा ये ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट के दरमियान होगा। तो उस हद तक तो इमरान खान साहब सही कहते हैं कि आइन के मुताबिक अब जो ऑपोजिशन है और गवर्नमेंट है और उसके अलाइज, ये बैठ के फैसला करेंगे कि किस किस्म की अबूरी हुकूमत होगी और उसके बाद फिर क्या होगा और प्रोविंसेस में क्या होगा। प्रोविंसेस यहाँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे इत्तेफाक के साथ, जैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इत्तेफाक के साथ बनाया है। और उसके बाद अगर वो नहीं बना पाएंगे तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बनाएंगे केयर टेकर गवर्नमेंट। तो पहली बात तो ये है। तो इसमें तो अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में होते तो वो भी ऑपोजिशन का हिस्सा होते। अब वो उनकी बदकिस्मती है कि उनके पास एक सीट भी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, नून की तरफ से एक बयान आया है, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अबूरी हुकूमत का मसला है इसमें हम सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके चलेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि इन एंड आउट ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन एंड आउट ऑफ पार्लियामेंट। अब बहुत सी पार्टीज तो ऐसी हैं जो कि इन पार्लियामेंट है, एक आध सीट भी हो जमात इस्लामी टाइप, जिनके साथ वो जिनको साथ लेके चलेंगे, मगर बहुत सी पार्टीज हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं हैं, जिसमें पीटीआई भी है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब मियाँ साहब और नून लीग वाले इसको और भी क्लैरिफाई कर दें कि जब ये अबूरी हुकूमत बनेगी तो उसमें इमरान खान साहब की पीटीआई को भी कंसल्ट किया जाएगा, और यही फेयर बात है अगर इन एंड आउट ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि आइन कहता है इन पार्लियामेंट, मगर असूल जो है और रियलिज्म का ये तकाजा है ताकि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पीटीआई की उभरती हुई फोर्स है जिसे अब तस्लीम करना पड़ेगा। तो अच्छी बात ये होगी कि इमरान खान साहब को भी इस लूप में लाया जाए और उनके साथ भी कंसल्टेशन की जाए ताकि ये साफ शफाफ इलेक्शन हो। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को कंसल्ट तो नहीं किया गया ऑन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई एतराज़ होगा इब्राहिम साहब के नाम के ऊपर, फ़खरुद्दीन साहब के नाम के ऊपर। और तो ये अच्छी रवायत है। और अगली रवायत जो है, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी बननी है और जो कि केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट भी बननी है, उसमें भी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की पार्टी को कंसल्ट करके, ताकि किसी को किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी वो टेक्नोक्रेट्स की नहीं होनी चाहिए सिर्फ, उसके अंदर हर पार्टी से उनके रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो देखभाल कर सकें कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है। और इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि पीटीआई से भी कि रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो भी अपना एक नुमाइंदा अगली जो अभी काबीना बनेगी उसके अंदर उनकी तरफ से भी एक नुमाइंदा जो है वो काबीना में बैठे ताकि सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। तो इसलिए ये जो इमरान खान साहब की कंप्लेंट है या क्रिटिसिज्म है
कि जरदारी साहब के होते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं मिल सकती, ये फेयर, ये जायज़ नहीं है। और हमें चाहिए कि सब मिल के अगली अबूरी केयर टेकर हुकूमतें और इलेक्शंस जो हैं वो साफ शफाफ हों। अच्छा सेठी साहब, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, को इसको लिंक कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया कॉन्डक्ट बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इलेक्शंस के लिए, और उसका जो टेस्ट है वो ऑब्वियसली ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है NA 151 पे, जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद खाली हुई है सीट, उसके ऊपर से। अब जो मेन पॉइंट्स है, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को नज़र भी आएगा स्क्रीन के ऊपर, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इसके जो सेलियन फीचर्स हैं, मैं एक एक करके आपसे ज़रा इसके ऊपर कमेंट ले लेते हैं कि आप क्या समझते हैं। एक तो ये कि जो इलेक्शन का खर्चा है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो जिसका जिक्र किया गया है, उसकी हद मुकर्रर कर दी गई है 15 लाख, यानी 1.5 मिलियन। ये एक बैंक अकाउंट होगा जो कि खोला जाएगा, और ये इसका पूरा हिसाब जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का दफ्तर होगा ऑब्वियसली वहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि ये 15 लाख की लिमिट लगाना, ये इट्स अ गुड साइन? देखिए, इन प्रिंसिपल तो अच्छी बात है, मगर ये जो उन्होंने 15 लाख की बात की है ये बिल्कुल ही फ्रैंकली फजूल बात है। उसकी वजह यह है कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो होती है उसके अंदर छोटी कंस्टिट्यूंसी होती है, नेशनल असेंबली की इलेक्शन में बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है। तो एक लेवल ऑफ फंडिंग, ये आप अगर ये जो 15 लाख रुपए है ये नेशनल असेंबली के लिए है, ये दोनों प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली सीट्स के लिए? ये तो जनरल है जी, जनरल, उन्होंने कोई पर्टिकुलराइज नहीं किया किसी को। तो पर्टिकुलराइज करना चाहिए ना कि प्रोविंशियल पे कम पैसे लगते हैं, नेशनल पे ज़्यादा लगते हैं। पहली बात तो ये, तो इसमें भी कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है जहाँ ये इलेक्शन एक्सपेंसेस का कानून है, वहाँ जो उनकी सो कॉल्ड नेशनल असेंबली की सीट है वहाँ 12.5 लाख इंडियन रुपीज़, जो कि हमारे हिसाब से 25 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो इंडिया में भी ये 15 लाख से ज़्यादा 25 लाख की उन्होंने लिमिट रखी हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इंडिया का हवाला अगर आप थोड़ी सी और इसको आगे लेके चलें तो इंडिया में भी, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंसेस के ऊपर पाबंदी तो है, मगर इसके अलावा उन्होंने बहुत सी और भी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि अगर आपने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने हैं तो वो एक अलहदा फंडिंग है उसके लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में आज तक इलेक्शन एक्सपेंसेस वायलेशन के रूल को वायलेट करते हुए किसी को नहीं पकड़ा। आप यकीन करें कि मिसेस सोनिया गांधी जब पिछली इलेक्शन लड़ी थी तो उन्होंने अपने खर्चे दिखाए थे कोई 8 लाख रुपया, जो कि सारा हिंदुस्तान हंस हंस के मर गया था कि ये 8 लाख रुपया कहाँ, यहाँ तो शायद 8 करोड़ से भी ज़्यादा लगा हो। मगर इलेक्शन कमीशन इंडिया की, जो कि बड़ी ऑटोनमस है और इंडिपेंडेंट है, उन्होंने हाथ नहीं लगाया मिसेस गांधी को। तो यहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन है कि इसको मॉनिटर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और ये इन प्रिंसिपल तो बड़ी अच्छी बात है, मगर इसको जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि कैसे इसको मॉनिटर करेंगे, वो मैंने देखा है ये कानून, ये बहुत ही इनएडिक्वेट है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि वो मॉनिटर कर लेगी। मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि जी हम एक टीवी कैमरा और एक बंदा, और वो मतलब भाई यार, फॉर गॉड सेक, आप एक टीवी कैमरा के साथ एक इलेक्शन कवर भी नहीं कर सकते। आप कहाँ सारी कंस्टिट्यूंसी में एक कैमरा लेके फिरेंगे आप? और अगर आपने झंडे देखे और आपने देखा और आप क्या पूछते फिरेंगे ये झंडे किसने लगाए हैं, आपको तो पता ही नहीं चलेगा झंडे किसने लगाए हैं। क्या आप ये कैंडिडेट के खाते में डालेंगे? कैंडिडेट कहेगा जी मुझे क्या पता, कोई फरिश्ते आए थे वो झंडे लगा गए, मैं क्या करूं? ये वॉल चॉकिंग मैंने तो नहीं की। तो ये मतलब है कि ये मतलब है कोई मुनासिब बात करनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट भी हो सके। ये फजूल किस्म के कानून बनाने ये अच्छी बात नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी को हेल्प करती है, इसके साथ करप्शन होती है और मसला हल नहीं होता। तो मैं ये समझूंगा कि ये इसके ऊपर सही तरीके से गौर फिक्र होना चाहिए। CEC नए आए हैं, उन्हें कोई रियलिज्म की तरफ जाना चाहिए। ये फजूल बात है कि जी आप अपने लोगों को गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो बेचारे आएंगे कैसे? ये क्या कहना कि जी वो हमने पोलिंग स्टेशन करीब कर दिए, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये इस किस्म की चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए। इन्हें वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि मॉनिटर कर सकें और जो कि मुनासिब हों। सेठी साहब, वो कहते हैं 400 यार्ड्स के अंदर आप पोलिंग स्टेशन के ना कोई पोलिंग कैंप अपना बना सकते हैं, ना किसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। यार मुनीब, मैं आपको बताऊं, देखिए ये सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, रिगिंग रोकने के लिए या धमकियां देने के लिए रोकने के लिए, इनको तो ठीक है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मगर मैं आपको बताऊं,
ये इलेक्शन में वोट डालना कितना आसान काम नहीं है। मैं 3 दफ़ा वोट डालने गया हूं, 2 दफ़ा तो कामयाब हो गया था, 1 दफ़ा कामयाब ही नहीं हुआ, मेरा नाम ही नहीं था लिस्ट के ऊपर। मुझे कभी इधर भागना पड़ रहा था, कभी उधर भागना पड़ रहा था, कभी एक कैंप कभी दूसरे कैंप, फिर जाके मुझे कोई पता चला कि मैंने क्या करना है। तो ये पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये हाल है। तो आम लोगों के लिए तो सहूलतें चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन को इतना भी इसको सैनिटाइज नहीं करना चाहिए, मोटी मोटी बात करनी चाहिए और ये बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। बारीकियों में गए तो ये करप्शन का बायस बनेगी। अच्छा सेठी साहब, यहाँ अब वक्त हो रहा है ब्रेक का। नाज़रीन, जब हमसे वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपकी कॉल्स भी लें, चंद अहम मामला हैं उन पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्त है आपकी लाइव कॉल्स का। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब साहब मियाँ वाली से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर फारूक साहब, क्या हाल है सर? जी सवाल कीजिए। सर सेठी साहब से सर सवाल ये है कि कल वो स्विस अकाउंट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि वजीर साहब खत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो सर पूछना ये है कि वो आप कह रहे थे कि एक प्राइम मिनिस्टर को पहले उन्होंने घर भेज दिया है, तो अब दूसरे को इस वजह से घर नहीं भेजना चाहिए कि अगर वो खत ना लिखे तो उसे नाअहल करार दिया जाए। लेकिन सर बात यह है कि इस प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कुछ और केसेस भी हैं, रेंटल पावर जैसे कि जो मेन केस है। तो सर पूछना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो स्विस अकाउंट्स में खत ना लिखने के हवाले से सजा नहीं देती और घर नहीं भिजवाती, तो क्या रेंटल पावर में अगर इनको सजा हो जाती है तो वो एज सजा अगर हो गई तो रुकन कौमी असम्बली तो नहीं रहेंगे, और इस हवाले से सर वो क्या कहते हैं कि वजीर आज़म साहब भी नहीं रहेंगे, तो क्या इस हवाले से वो घर वापस जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उनको सबूत मिल जाता है और कि उन्होंने रॉन्ग डूइंग की है, तो बिल्कुल वो फिर कन्विक्शन हो सकती है क्राइम के लिए, और उस कन्विक्शन अगर 2 साल से ज़्यादा है उसकी पनिशमेंट, तो बिल्कुल उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। और ये सही रास्ता है। अगर चोरी की है तो चोरी प्रूव करके उनको कन्विक्ट किया जाए। मगर वो जो रास्ता है कि जी एक तौहीन के ऊपर आपने प्राइम मिनिस्टर को, एक नहीं 2 प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, वो थोड़ा, मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा एक्सेसिव है। उसका मसला ये है कि अगर मसला ये है कि ख़त लिखना है, तो वो तो अब अदालत एक कमीशन बना के, खुद अदालत ने ये तस्लीम किया है कि हम कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है, तो वो खुद कर लें। मैं नहीं समझता कि अदालत को उस दायरे से बाहर निकलना चाहिए जिस दायरे के अंदर आवाम की जो सॉवरेंटी है वो उसका मसला बन जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था। बाकी आप सही कह रहे हैं, किसी क्राइम के अंदर अगर इनको पकड़ा जाता है, इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास है। इनके खिलाफ केस चल सकता है और बन भी सकता है और चल भी सकता है और कन्विक्शन भी हो सकती है। अच्छा सेठी साहब, तारिक साहब है हमारे साथ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अपना सेठी साहब, गुजारिश ये है कि मैं ये पूछना चाहता था कि इन लोगों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के अंदर, जिन लोगों ने बैंकों से भारी लोन लिए हों या बैरून मुल्क उनके पास बैंक अकाउंट हों, और उन लोगों के ऊपर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए जिनके अदालतों में केस हों। आप इस बारे में, उनको क्या इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए? जी मेहरबानी। मैं आपसे तीनों चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक, जो कानून है, कानून बदल लें तो और बात है, कानून के मुताबिक किसी के ऊपर केस होना वो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कन्विक्शन की बात होती है। केस तो आपने देखा है अदालतों के अंदर, केस के एक केस नहीं, लाखों की तादाद में केसेस चल रहे हैं, और कितने झूठे हैं और कितने नहीं हैं ये अल्लाह ताला को ही पता है। इसलिए ये केस किसी के ऊपर करना, अगर आपने ये कंडीशन बना दी तो हर इलेक्शन कैंडिडेट जो है वो जाके FIR कटवा देगा 10,000 रुपया दे के SHO को, और दूसरे के खिलाफ केस बन जाएगा, तो एक बंदा भी इलेक्ट नहीं हो सकेगा इस मुल्क में। तो केस वाली बात जो है वो मुनासिब नहीं है। कन्विक्शन होनी चाहिए, और कन्विक्शन 2 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, वो बिल्कुल कानून जो है वो दुरुस्त है। दूसरी बात ये है कि जी किसी के पास बैंक अकाउंट है बाहर, अगर उसने यहाँ पैसे कमाए हैं और उसके ऊपर टैक्स दिया है और डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो अपने इसी कानून के मुताबिक वो अपने पैसे कहीं भी रख सकते हैं। इस वक्त फ्री कैपिटल मूवमेंट है, आप मार्केट से डॉलर खरीद सकते हैं, आप बैंक के ज़रिए डॉलर बाहर भेज सकते हैं, और बाहर आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, हर कुछ रख सकते हैं। मगर सवाल ये है कि आप डिक्लेयर करें वो सारा कुछ, और जिस पैसे से आपने वो लिया है वो जायज़ होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है कि वो जायज़ है तो फिर आप रख सकते हैं और कोई पाबंदी आप पे नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या की थी आपने, या भूल गया हूँ? जी, तीसरी लोन डिफॉल्टर, लोन का उन्होंने कहा, लोन डिफॉल्टर। हाँ जी,
लोन डिफॉल्टर की भी बात यह है जी कि लोन्स की जो डिफॉल्ट होती है दो किस्म की होती है। ये काफ़ी डिबेट इस पर चली है, विलफुल डिफॉल्ट जो कि सोच समझ के आपने डिफॉल्ट किया हो, या कोई ऐसी कंडीशंस आ गई हो मईशत के बारे में जिसकी वजह से आपका लोन डिफॉल्ट हो गया हो, आपके हाथ में वो ना हो वो उसकी जो फेट ऑफ दैट लोन। तो दो किस्म के लोन्स हैं और बैंक्स भी ये हमेशा ये होता है कि बैंक्स भी ये सारी चीज़ की सामने रखते हैं अपने। कुछ लोग होते हैं वो लोन वापस टाइम पे नहीं दे सकते और बैंक्स तैयार हो जाते हैं, उनको एहसास होता है कि इनकी मजबूरी है। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री लगाई है और उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो 10% उसके ऊपर ड्यूटी है और आपने लोन लेके और अपनी फैक्ट्री चलाने की कोशिश की। कल को नई हुकूमत आती है वो 10% से 20% ड्यूटी कर देती है, आप जो सामान बना रहे हैं वो कंपेटिटिव नहीं होता, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, आप लोन नहीं दे सकेंगे वापस। तो ये नॉन विलफुल डिफॉल्ट है। तो ये विलफुल डिफॉल्ट और नॉन विलफुल डिफॉल्ट के अंदर भी लेना चाहिए, डिफरेंस जो है उसको क्रिएट करना चाहिए। तो हर लोन डिफॉल्टर को डिबार करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता आपको याद होना चाहिए कि 1996-97 में जो फारूक लगारी साहब की काबीना जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उसके अंदर ये इशू सारा डिस्कस हुआ था। उस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर मोहम्मद याकूब साहब थे, उनको काबीना ने बुलाया था और उनको कहा था बताइए कितने लोन डिफॉल्टर्स हैं तो उन्होंने एक पूरा थद्दी, इतनी मोटी थद्दी जो है ना वो दी थी और कहा था ये सारे लोन डिफॉल्टर हैं। तो उसमें तो लोन डिफॉल्टर कंपनीज भी होती हैं और लोग भी, इंडिविजुअल्स भी होते हैं। अब कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, अब डायरेक्टर्स की लायबिलिटी नहीं होती जो कि कंपनी की लायबिलिटी होती है, वो अपनी लायबिलिटी अपने हद तक होती है। तो ये बड़ी टेक्निकल और कॉर्पोरेट कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर कि जिसने लोन लिया वो किस नौयत का था, कंपनी ने लिया, जिस डायरेक्टर है उसके 51% शेयर्स हैं या उससे कम हैं, किसको इंक्लूड करना चाहिए किसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है जी। फिर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से, रोहिन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सेठी साहब एक बात, कॉलर तो हमारे साथ लाइन ड्रॉप हो, हसन साहब आ गए, ख्याल में नहीं आए आपको? नहीं, आपको आवाज़ नहीं आई, आपको आवाज़ नहीं मेरे हाल में कम्युनिकेट नहीं हो रही। एक सेठी साहब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो कि रह गई थी, मैं चाह रहा था जरा उसके ऊपर बात कर लें। आपने देखा होगा कि ये परसों अब ऑब्वियसली पोलिंग हो रही है NA 151 में मुल्तान में, वहां पर तो आपको कोई माजी की याद आ रही है कि वहां पर जिस तरह से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? आपको ज्यादा पता होगा, आप तो बारीकियों में जाते हैं, मगर वहां वो कुछ कहने को ये आ रहा है कि ये जो अपोजिशन है, जो बोसान साहब हैं, इन्होंने सारे लोग इकट्ठे कर लिए, एक किस्म की इस्लामी जो जमहूरी इत्तेहाद किस्म की कोई ग्रुप कायम कर लिया, जिसमें जमात इस्लामी भी इनको सपोर्ट कर रही है और दीगर लोग भी और छोटे छोटे ग्रुप्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर दो बातें यहाँ, दूसरी तरफ भी उन्होंने भी अपना एक पूरा सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है मूसा साहब ने, और तीसरी बात अब्दुल कादर साहब ने, और तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी की अभी पोजीशन क्लियर नहीं है और इमरान खान साहब की पार्टी जो है ऑफिशियली तो बॉयकॉट किए हुए मगर अनऑफिशियली वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस किस्म की कन्फ्यूजन चल रही है। मैं समझता हूँ 19 तारीख को इलेक्शन है, 2 दिन के अंदर अंदर, और इलेक्शन विल बी अ टाइट इलेक्शन, मगर आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर कादिर साहब, गिलानी साहब ना जीतें। आई वुड बी सरप्राइज्ड, इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग इलेक्शन। अच्छा सेठी साहब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो वहाँ पर, आज भी मैं वहाँ पर चेक कर रहा था कि कचहरी चौक के अंदर जो पोस्टर्स लगे हैं वहाँ पर कई वो शौकत बोसन साहब की पोस्टर्स के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये एक अजीब बात नहीं लगती आपको कि ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही? जी हाँ, ये एग्जाम्पल अच्छी मतलब है कि इजाज़त के बगैर ही लोगों की तस्वीरें लगा रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त मियाँ साहब की पार्टी का जो रवैया है वो ये तो होगा कि यार ये हार जाए तो बड़ा अच्छा है, ये गिलानी साहब हार जाएं तो बहुत अच्छा है, मगर साथ साथ अगर वो बोसान साहब जीत जाते हैं तो फिर तो ऐसे है जैसे PTI के पास PTI जीत गई। तो जैसे इस वक्त पंजाब में जो जंग होगी वो तो नून और PTI के दरमियान होगी ना, तो इस किस्म की मुश्किलात हैं नून वालों को। अच्छा सेठी साहब वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।